मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, जरा सोचिए, हमारे पृथ्वी पर 10 लाख से भी ज्यादा प्रकार के जानवर रहते हैं। स्पंज से लेकर छोटे से विशालकाय फिश और हमारे इंसानों तक। अब आप सोचिए, इतने सारे जीवों को कैसे कोई याद कर सकता है, कैसे कोई अरेंज कर सकता है। इसीलिए बच्चों जरूरी पड़ता है किसका? क्लासिफिकेशन का। तो बच्चों, अगर हम लोग एनिमल किंगडम को देखें, तो अभी तक कितने जीव हम लोग को पता है? एनसीईआरटी में लिखा है 1 मिलियन से ज्यादा। अभी जो नया फिगर है वो करीब 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों का वर्णन हो चुका है। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन हम लोगों को किसमें मदद करता है? इसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब कोई नया जीव खोजा जाता है, तो उसे तुरंत एक फ्रेमवर्क की मदद से एक सही सिस्टेमिक पोजीशन दिया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर में क्या समझेंगे कि इतने सारे जीवों को समझने के लिए छोटे छोटे ग्रुप में बांटा गया। उन ग्रुप को कैसे बांटा गया? कुछ खास उनके लक्षणों के आधार पर, और जैसे ही कोई नया चीज हमें मिलता है, उन लक्षणों के आधार पर हम उसे उस ग्रुप में डाल देते हैं। तो बच्चों, नीट में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नंबर्स के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इंसेक्टा जो है, इंसेक्ट्स है, इनका अकेले कीटों के 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। कई तो अभी तक बच्चों पता भी नहीं है। मोलस्क में भी कभी 85,000 प्रजातियां है। हमारे वर्टिब्रेट्स के कुल 65,000 प्रजातियां है। तो बच्चों, इनकी विभिन्नताओं के बारे में देखें तो इनको अलग अलग फाइनल में अरेंज किया गया है। सबसे पहला क्या है? पोरीफेरा, फिर नेडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऐसे चलते चलते कॉर्डेटा तक होता है। और उनमें कुछ खास कैरेक्टर है। पोरीफेरा ये सिमेट्रिकल है, नेडेरिया रेडियल है, यहाँ सेलुलर है, यहाँ टिश्यू है। तो बच्चों, ये सब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आज इसी को हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, इसे समझने से पहले एक छोटा सा बुनियादी चीज समझना जरूरी होता है। सारे जीवों में तीन चीजें समान होती है। पहला क्या है? मल्टी सेलुलर। सभी जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। जो एनिमल किंगडम का लेटेस्ट है, जहां पोरीफेरा से शुरू होता है, वहां सारे जीवों में क्या होता है? एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। दूसरा फंडामेंटल सिमिलरिटी क्या होते हैं बच्चों? ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। इसमें पोषण क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपी, ये दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तीसरा क्या होता है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। इसमें सब में एक डेवलप न्यूक्लियस रहता है, और इसमें सेल वॉल क्या होता है? पूरी तरह से एब्सेंट होता है। ये तो बच्चों हो गया तीनों सिमिलरिटी सारे एनिमल में। अब हम लोग देखेंगे वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो सब में अंतर पैदा करते हैं, और जिससे हम उसे अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। बच्चों, जरा सोचिए, प्रकृति ने, नेचर ने 10 लाख से भी ज्यादा जानवरों को बनाया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? 6 ऐसे क्राइटेरिया जग को क्रिएट किए जिससे हम लोग पूरे एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के टाइम में तो 100 से ज्यादा कैरेक्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में 6 जो मोस्ट कैरेक्टर है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, उनको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, ये बाहरी संरचना यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और इंतर की कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आता है अरेंजमेंट ऑफ सेल। शरीर जो होता है उसमें कोशिकाएं, सेल्स कैसे व्यवस्थित होती है। दूसरा आता है बॉडी सिमेट्री। शरीर को अगर काटे तो वो बराबर होगा या छोटा बड़ा होगा। अंदर में कोई गुहा है? आपके शरीर में क्या अंदर कोई एक कैविटी बना है जिसे सीलोम कहते हैं? डाइजेशन सिस्टम का पैटर्न क्या है? पाचन तंत्र कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? तो बच्चों, इसमें जो पहले कुछ बिंदु है, उनको लाया गया किसमें? लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में। लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन का कोर कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, याद रखिए, एनिमेलिया के सभी सदस्य क्या है? मल्टी सेलुलर है, लेकिन सभी में कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है सेलुलर लेवल से, जहां कुछ ढीले ढाले सेल्स होते हैं। उसके बाद ये ढीले ढाले सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और कई टिश्यू मिलकर अलग अलग ऑर्गेन बनाते हैं, और कई ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे ऑर्गेन सिस्टम आएगा। बच्चों, थोड़ी ही देर में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे।
दूसरा बच्चों क्या होता है, सिमेट्री होता है। सिमेट्री का क्या मतलब है, किसी भी आप जीव को लीजिए, उसके सेंटर से उसको काटिए और क्या वो दो बराबर भागों में बटेगा या नहीं बटेगा, इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। इसमें भी बच्चों रेडियल, बाइरेडियल, बाइलेटरल कई तरह के आते हैं, जिसको हम लोग थोड़ी देर में ही डिटेल में जाएंगे। अगला होता है बच्चों डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा शरीर होता है, जो जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो में सबसे पहले कुछ लेयर्स बनते हैं, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। कुछ जानवरों में दो ही लेयर से पूरा शरीर आगे का बनता है, कुछ में तीन लेयर। इसी को डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अगला बच्चों आता है सीलोम। सीलोम को क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी। तो बच्चों ये बहुत अहम होता है। कुछ में बॉडी कैविटी ही नहीं होती, कुछ में नकली होती है और किसी में वास्तविक एक शरीर के अंदर गुफा जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों इन्हीं सब चीजों को अब एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे एनिमल्स को इसके आधार पर बांटा जाता है। तो बच्चों एनिमल किंगडम में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हालांकि एनिमेलिया जगत के बच्चों सभी प्राणी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन क्या सबकी सेलुलर स्ट्रक्चर एक तरह से ऑर्गेनाइज रहता है या अलग अलग होते हैं? तो बच्चों एवोल्यूशन में क्या हुआ, शुरुआत में कुछ सेल इकट्ठा हुए जो आगे जाके टिश्यू बनाए और टिश्यू से ऑर्गेन बना और आगे जाके मोस्ट डेवलप ऑर्गन सिस्टम बना। तो सबसे पहला क्या आया बच्चों, सेल आपस में इकट्ठा होने लगे, सेलुलर एग्रीगेट बना। एग्रीगेशन का क्या मतलब है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का है, ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव लेवल है। जब पहले सेल्स बने तो वो धीरे धीरे क्या किए, आपस में पास आने लगे और क्या बनाए, लूज सेल एग्रीगेट बनाए। मतलब कुछ सेल आपस में इकट्ठा होकर जुड़ गए, एक तरह का व्यवस्थित हुआ। ये नहीं कि यूनिसेलुलर अलग अलग थे, अब ये मिल के एक जगह जुड़ने लगे। तो ये बच्चों कोई टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था। लेकिन बच्चों इसमें एक नया चीज हुआ। नया चीज क्या हुआ, जिसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल। इसमें जो अलग अलग सेल्स जुड़े, यहां लिखा है क्वेनोसाइट। इसी तरह इसमें आर्कियोसाइट, अमीबोसाइट, कई तरह के सेल्स होते हैं। जब हम लोग स्पंजेस पढ़ेंगे तो इन सेल्स को डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों ये सेलुलर लेवल में सेल आए और वो सेल कुछ अलग अलग काम में लग गए। जैसे क्वाइनोसाइट खाने पीने में, कुछ छिद्र वाले सेल पोर सेल्स बन गए, कुछ स्पीक्यूल्स बनाने वाले सेल्स बन गए, जो सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते थे। किसी का एक दूसरे से मतलब नहीं था, सब अपना अपना काम करते थे, कोई खाने का, कोई प्रोटेक्शन का, कोई रिप्रोडक्शन का। तो इसको क्या कहा गया, सेलुलर लेवल। और बच्चों ये फाइलम पोरिफेरा का कैरेक्टर है। तो एग्जाम में पूछे सेलुलर लेवल कहां से शुरू हुआ, तो ये पोरिफेरा में। इनको प्यार से स्पंजेस कहा जाता है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर दिखा, सेल आपस में इकट्ठा हुए और हर सेल जो कुछ खास सेल बने वो अपना काम करने लगे, उससे किसी और को मतलब नहीं था। ये मोस्ट प्रिमिटिव लेवल हुआ। जब एनिमल बनने लगे तो ये लेवल सबसे पहला आया। दूसरा बच्चों आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों जब समान कार्य करने वाली सेल्स क्या हुए, आपस में इकट्ठित होकर एक स्पेसिफिक काम को करने लगे, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या होते हैं कि सेम सेल ग्रुप होंगे और एक स्पेशलाइज्ड काम को सब लोग मिलके करेंगे। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये सेलुलर लेवल से अधिक कॉम्प्लेक्स हुआ, ये क्या हुआ, जटिल हो गया। इसका एग्जाम्पल बच्चों लिखा है सिलिनट्रेटा। सिलिनट्रेटा और निडेरिया एक ही को कहते हैं। तो अभी दो बच्चों फाइलम बन गया, एक निडेरिया होता है और एक टीनोफोरा होता है। तो टिश्यू लेवल हमको निडेरिया और टीनोफोरा में दोनों में दिखता है। निडेरिया को क्लासिकल रूप से सिलिनट्रेटा भी कहा जाता है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है किसका, सेलुलर लेवल का। तो जब सेलुलर लेवल बहुत कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो गया, तो वो क्या बन गया, टिश्यू लेवल। अब इस डायग्राम में बच्चों देखिए, यहाँ बाहर क्या लिखा है, एपिडर्मिस। तो कुछ सेल आपस में मिलकर एक बाहरी लेयर बना दिए, जिसको एपिडर्मिस नाम दिया गया। और कुछ सेल्स आपस में मिलकर अंदर गैस्ट्रोडर्मिस बना दिया गया। कुछ सेल नर्व नेट बना लिए, जो नर्वस सिस्टम का प्रिमिटिव रूप है। और कुछ सेल बीच में मिसोग्लिया बना दिए।
तो बच्चों अब क्या था, यहाँ खाली सेल्स थे, क्वाइनोसाइट्स, स्पिक्यूल, अमीबोसाइट्स, पोरोसाइट, कई तरह के। अब यहाँ सेल्स की बात नहीं कर रही है, अलग अलग लेयर बना दिया, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस नाम ने। तो अब यहाँ क्या बन गया है बच्चों, टिश्यू बन गया है। और इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। जब हम सिलिंटेटा बच्चे पढ़ेंगे आगे तो उसमें इसको डिटेल में और समझेंगे। बच्चों धीरे धीरे एवोल्यूशन में क्या हुआ, अब एडवांसमेंट हुआ। अब किस में आ गया, ऑर्गेन लेवल। जब विभिन्न टिश्यू आपस में मिलकर एक खास काम को अंजाम देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। तो बच्चों प्रत्येक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो बच्चों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस ऑर्गन सिस्टम का सबसे पहला फाइलम था। इनको प्यार से फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक प्लानेरिया। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ एक आई स्पॉट बन गया, नर्व कॉर्ड बन गया, ब्रांच गंड बढ़ गया, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल बन गया। तो अब ये ऑर्गन्स बन गए, जो टिश्यू थे वो मिलके खास ऑर्गन बनाए जो खास काम को करते थे। तो बच्चों एवोल्यूशन में आगे क्या हुआ, अब ये जो खास ऑर्गन बने थे ये मिल मिल के एक सिस्टम बना दिए। जब कई अंग आपस में इंटीग्रेट होके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है तो वो क्या बनाता है, फंक्शनल सिस्टम बनाता है, उसको फंक्शनल सिस्टम कहा जाता है। तो बच्चों एनिलिडा से ऑनवर्ड कॉर्डेटा तक सारे जीवों में क्या दिखता है, एक ऑर्गन सिस्टम दिखता है। जैसे हमारे पास ब्रेन है जो सारा कॉग्निशन के लिए है, हार्ट है जो सर्कुलेशन के लिए, लंग रेस्पिरेशन के लिए, स्टमक इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। तो बच्चों हायर ऑर्डर में क्या रखना है कि फाइलम पोरिफेरा सेलुलर है, निडेरिया टिनोफोरा टिश्यू लेवल है, प्लेथी ऑर्गन है, और उसके ऊपर सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझने के बाद अब हम देखेंगे कि विभिन्न जानवरों में, एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम किस तरह की जटिलता पाई जाती है, जिसको कॉम्प्लेक्सिटी विद इन ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों जरा सोचिए, क्या सभी एनिमल्स के पास भोजन को पचाने के लिए, खाने के लिए माउथ और एनस दोनों होते हैं? और क्या सबके पास ब्लड वेसल्स होता है? तो बच्चों इसका जवाब है नहीं। ये कैसे होते हैं, इनको दो तरह से बच्चों डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। तो बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें शरीर के बाहर खुलने वाला एक ही छिद्र होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, जो क्या काम करता है, बोथ माउथ और एनस का। सुनने में तो बच्चों बहुत खराब लग रहा है, लेकिन ऐसा किस में होता है, ऐसा बच्चों प्लेटी हेलमेंथीज में होता है, हाइड्रा में होता है, सिलिंट्रेटा जिसका मेंबर है वहां दोनों में ऐसा पाया जाता है। तो बच्चों हाइड्रा यानी निडेरिया का मेंबर और प्लानेरिया यहाँ डायग्राम में दिखा गया है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, एक गुहा होता है शरीर में जहां एक ही छिद्र पाया जाता है। यहाँ टॉप में माउथ ओपनिंग दिखाया गया है। प्लानेरिया में भी सेम होता है, एक सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। इसी छिद्र से बच्चों भोजन अंदर भी जाता है और जो कचरा होता है वो बाहर भी जाता है। तो बच्चों यहाँ एक नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिंथेस का एग्जाम्पल। तो कभी कभी हाइड्रा नहीं दिया जाता है, वहां क्या रहता है, प्लेटी हेलमिंथेस। तो याद रखना है बच्चों, ये प्लेटी हेलमिंथेस और निडेरिया दोनों में पाया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब दो अलग अलग सेपरेट ओपनिंग होंगे, एक माउथ और एक एनस, दोनों इसमें पाया जाता है। तो बच्चों अगर डायग्राम में देखें, अर्थवर्म का डायग्राम है, एक तरफ इसमें क्या है, माउथ है और दूसरे तरफ क्या है, एनस है। इसी तरह यहाँ एक एब्स यानी चिड़िया का दिखाया गया है, उसमें भी दो पोर्स होते हैं। तो बच्चों एनेलिडा हो या हायर वर्टिब्रेट्स हो, अर्थवर्म हो, सब में क्या होता है, कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो बच्चों ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बात हुआ। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये भी बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। तो बच्चों ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या अंतर है,
तो बच्चों जो ओपन टाइप होता है वह हार्ट द्वारा ब्लड को सीधे एक शरीर के गुहा में भेजा जाता है। उस घुमा उस कैविटी को क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। जहां टिश्यू और सेल्स डायरेक्टली उसमें डूबे रहते हैं, उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। यहाँ बच्चों दिखाया गया है ग्रास हॉपर के केस में कि यहाँ क्या है, एक हार्ट है और उससे एक पाइप गया है जिसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ या बॉडी कैविटी। इसी से क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड से सारा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब ट्रांसफर होता है। तो बच्चों इसमें इसका एनाटॉमी दिखाया जाए तो दोनों में ये ग्रास हॉपर का दिखाया गया है जो एक आर्थ्रोपोड है, और नीचे मोलस्का का उदाहरण दिया गया है। तो इसमें सिर्फ मोलस्का भी ही नहीं बच्चों, आर्थ्रोपोडा, स्पाइडर, मोलस्का सब में कौन सा सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ब्लड डायरेक्टली हार्ट से पंप होता है, जहां सेल और टिश्यू डायरेक्टली इस ब्लड को रिसीव करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों क्या होता है? यहाँ सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं और कैपिलरी होती है। तीन चीजें होनी चाहिए, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज होनी चाहिए, जो ब्लड को एक रेगुलर पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करता है। इसका बच्चों सबसे प्रिमिटिव मेंबर क्या है? अर्थवर्म में हमारा एनेलिडा। और जो जितने भी फिश है, वर्टिब्रेट्स है, इसमें सब में क्या होता है? एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हार्ट होता है और पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक जाल बिछा होता है। तो बच्चों एनेलिडा, सिफेलोपॉड्स, मोलस्का और सभी कॉर्डेट्स में क्या होते हैं? क्लोज सर्कुलर। तो एनेलिडा से कॉर्डेटा जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सब में ऐसा ही होता है। तो बच्चों एक याद रखना है, नीट में क्या है? सिंगल ओपनिंग हो तो इनकम्प्लीट डाइजेशन, प्लेटिहेल्मिन्थ, निडेरिया और टीनोफोरा, तीनों को याद करना है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आए तो किसको याद करेंगे? आर्थ्रोपोडा को और मोलस्का को, एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफेलोपॉड्स कभी कभी इनके बीच आ जाता है, तो इसको लिख के रखना है बच्चों कि सिफेलोपॉड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्लोज का और उदाहरण क्या है? एनिलिडा से कॉर्डेटा तक, इंक्लूडिंग सिफेलोपॉड और मोलस्का, लाइक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी बच्चों एक उदाहरण है, उसमें भी होता है। इसको भी याद रखना है, जब हम लोग इस फाइलम में आएंगे तो उसको जरूर यूज करेंगे। तो बच्चों अंगों की यानी ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं एनिमल किंगडम के दूसरे सबसे मुख्य स्तंभ, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल किंगडम। तो बच्चों सोचिए, अगर किसी एनिमल को आप बीच से काट दे और उसके दाएं और बाएं हिस्से कैसे दिखेंगे? क्या वो एक तरफ से गोल और बराबर होगा या अलग अलग होगा? या केवल एक ही तरह से हम लोग काटे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ सकता है, या उसका कोई भी आकार प्रकार नहीं है, आप कैसे भी काटते? तो बच्चों वैज्ञानिकों ने इसी चीज का उपयोग करके टाइप्स ऑफ सिमेट्री की। तो बच्चों सिमेट्री क्या है? जब सेंटर से गुजरने वाली कोई भी रेखा या तो प्लेन में पानी के एनिमल को दो समान हिस्सों में विभाजित नहीं कर पाती, तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं एसिमेट्री। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ से काट दे तो दो बराबर हिस्सों में बटेगा, नहीं बटेगा, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। यहाँ से भी मान ले काट दे तो इधर भी अलग दिख रहा है, इधर भी। तो हम लोग इसको किसी भी सेंट्रल से काटे तो ये क्या होगा? सही से नहीं कट पाएगा। ये क्या होगा? हमेशा एक तरफ कम होगा, एक तरफ ज्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? एसिमेट्री। एसिमेट्री क्या है? कि हम लोग किसी भी प्लेन से इसको काट दे, किसी भी कर ले, ये कभी भी दो भागों में सही से नहीं बढ़ सकता। और बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे प्रिमिटिव स्पॉन्जेस। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे सेलुलर भी कौन था? स्पंजेस था। एसिमेट्री भी कौन था? पंजेस था। तो ये एवोल्यूशन के एक चीज को बच्चों बताता है कि जो प्रारंभिक जीव थे वो कैसे थे? ऑर्गेनाइज नहीं थे, उसमें कोई सिमेट्री नहीं था। तो डायग्राम में बच्चों आप पोरीफेरा का एग्जाम्पल देख रहे हैं, और नीचे क्या दिखाया गया है? एक जेलीफिश का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो बच्चों जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या है? बॉडी को आप कैसे भी काट दे किसी भी पैटर्न में, ये सिमिलर में दो हिस्सों में बट ही नहीं सकता। बच्चों दूसरा क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। क्यों इंटरेस्टिंग है? कि इसको अगर आप सेंट्रल एक्सिस से काटे, यहां से लाइन से दिखाया गया है, आप लोगों को लाइन दिख रहा होगा, यहां से या यहां से किसी भी प्लेन से काटे तो क्या होता है? जीव दो बराबर हिस्सों में
टू आइडेंटिकल हाफ्स में बढ़ जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? रेडियल सिमेट्री। बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस, सिमेट्रिकल इन एनी प्लेन टू सेंट्रल एक्सिस। तो इसको काटने से दो बराबर भागों में क्यों बढ़ता है बच्चों? क्योंकि इसके सारे चीज दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। तो बच्चों इसका उदाहरण क्या है? सिलेंट्रेट है, टीनोफोर्स है, इकाइनोडर्म है। इनको याद रखना है बच्चों, आ सकता है रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स क्या है। तो बच्चों डायग्राम में यहाँ सी एनीमोन है, सी एनीमोन है, और नीचे क्या है बच्चों? एक सी अर्चिन का फोटोग्राफ है, या स्टारफिश जिसको आप लोग जानते हैं। इसमें बच्चों किसी भी कोण से आप इसको काट दे तो ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। बच्चों अगला आता है बाइलैटरल सिमेट्री, जो सबसे एडवांस जीवों में होता है। तो बच्चों यहाँ क्या होता है? यहाँ सिर्फ आप एक ही प्लेन से काटे तो दो समान बराबर हिस्सों में ये बढ़ सकता है, जिसको लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस में भी कहा जाता है। आप लोग मिरर इमेजेस का नाम सुने होंगे जब केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो यहां भी बच्चों अगर यहीं से, जैसे यहाँ इंसान और बटरफ्लाई दिखाया गया है, इसी को बस बीच से ही सर में काटे तो पूरा शरीर दो भागों में, यहां से काटने से भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, किसी भी तरह से काटने से दो, बस एक प्लेन से काटने से ही दो आइडेंटिकल हिस्सों में बढ़ता है। तो इसे बच्चों क्या कहते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो चित्र में आप इंसान होमोसेम्पियंस को और नीचे तितली यानी लेपाइडोडेप्टेरा को दिख रहे हैं। बच्चों यहाँ दो और चीज आता है। यहाँ एक डोर्सल मतलब पृष्ठ और वेंट्रल मतलब अधर साइड कहते हैं। एक एंटीरियर साइड होता है और एक पोस्टेरियर साइड होता है। तो बच्चों एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब किस में आते हैं? बाइलैटरल में आते हैं। और रेडियल में कौन आता था? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडा। और एसिमेट्रिकल क्या है? स्पॉन्जेस है। और बच्चों एग्जाम में फंसाने का क्वेश्चन क्या है? इकाइनोडर्मेटा। ये बच्चों स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? इकाइनोडर्मेटा में रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमेट्री मिलती है। लार्वा क्या होता है? बाइलेटरल होता है। और एडल्ट क्या होता है? रेडियल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको कहीं आप अपने डायरी में नोट करके लिख दे, ये नीट में पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसको याद रखना है। तो बच्चों अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो अभी तक जो पढ़े उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? उसमें क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट आर द सिक्स बेसिक फीचर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन? ये बच्चों असर्शन रीजन में आ सकता है, सीक्वेंस में आ सकता है, या किसी डायग्रामेटिक क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहला क्या? अरेंजमेंट ऑफ सेल, जिसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा बॉडी सिमेट्री। यहां तक तो बच्चों हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, इन दोनों को तो देख लिए हैं। जो बचा है रिप्रोडक्टिव, इनको अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों अगला सवाल है, अरेंज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विथ एग्जाम्पल। यानी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल क्या था? सेलुलर लेवल, एग्जाम्पल पोरीफेरा। अगला टिश्यू लेवल, सिलिंट्रेटा। ऑर्गेन लेवल, प्लेटिनेलमेंथी। ऑर्गेन सिस्टम, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा से पूरा कॉर्डेटा तक। तो ये भी बच्चों मैचिंग क्वेश्चन में आ सकता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट और कंप्लीटिव डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या अंतर है? ये एमसीक्यू में और असर्शन रीजन में पूछा जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा सिंगल ओपनिंग होता है। उसमें बोथ माउथ और एनस का काम एक ही पोर करता है। उदाहरण क्या था? प्लेटी हेलमिंथिस या नीडेरिया। कंप्लीट में क्या होता है? दो सेपरेट ओपनिंग, माउथ और एनस, और सारे एनेलिडा ऑनवर्ड कॉर्डेटा तक सब में ऐसा ही होता है। क्लोज और ओपन सिस्टम में क्या अंतर होता है? तो बच्चों ओपन टाइप ब्लड में जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो वो डायरेक्टली सेल टिश्यू को पहुंच जाता है। और क्लोज टाइप में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है वेसल से, और इसमें आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज होती है। लास्ट है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री क्या है? इससे हर साल आप पुराने भी देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी प्लेन से आप काटेंगे सेंट्रल एक्सिस से तो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। उदाहरण क्या है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म। बाइलैटरल क्या क्या मतलब है? कि खाली एक ही पेन से काटने पे लेफ्ट और राइट हाफ्स में ये बढ़ सकता है। इसके उदाहरण क्या है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और आगे वाले सारे जीव। तो बच्चों ये वीडियो लंबा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ सीलोम
और आगे के पैटर्न्स देखेंगे और क्या कैरेक्टर होते हैं जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बच्चों खुश रहिए।